चैप्टर 9 बैटल ऑफ सेक्सेस, जेंडर्स कह लीजिए, सेक्सेस कह लीजिए। अभी तक की जो हमने जो भी बात हुई हर एक अध्याय की, उसमें जो सबसे एक तार जो सबको बांधता है वो ये कि जीन्स सब कुछ अपने लिए करते हैं। उनका सारा बिहेवियर, उनके सारे जो भी इंटेंशन है जीन का, वो उसको खुद को बचाने के लिए है। वो उसके खुद की कॉपी एक के बाद एक बनाते रहने के लिए है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो पहला जीन बना होगा कभी, वो आज हमारे बीच, हमारे जेनेटिक कोड में, डीएनए के अंदर जिंदा है। अरबों वर्ष बीत गए, 5-6 एक्सटिंक्शन हो गए, पूरी पृथ्वी से जीवन समाप्त हुआ, फिर निकला, वो जीन अभी भी जिंदा है, क्योंकि जीन अपने आप को बचाना चाहता है। बैटल ऑफ सेक्सेस इसी पे और रोशनी डालते हुए, जहां पिछले चैप्टर में भाई बहनों, रिश्तेदारों के बीच जो टसल होती है, उसके बीच में जो खाने को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर जो संघर्ष है, उसमें उस संघर्ष के बावजूद जो परोपकार और निस्वार्थ स्वभाव निकल के आते हैं, इसके ऊपर बात हुई थी। वहीं बैटल ऑफ सेक्सेस में उन दो लोगों पे बात होगी या उन दो जीवों पे बात होगी जो एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होते और फिर भी वो जुड़ते हैं, एक निश्चित नियम तैयार अपने लिए, एक निर्णय लेते हैं और फिर संतान बनाते हैं, प्रजनन करते हैं, आगे संतानें बनाते हैं। तो जो लोग इतने अलग जेनेटिक उस पूल से आ रहे हैं, स्पीशीज सेम है लेकिन उनका जीन जो लीनिएज है वो दूसरी हो गई, वंशावली, तो ऐसे लोगों में क्या कोई खिंचाव, कोई संघर्ष, कोई परस्पर कंपटीशन कोई नहीं होगा? क्या इसमें सब कुछ सही चलेगा? या फिर क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि निर्णय इस बात पे हुआ है कि हम मिलके प्रजनन करेंगे और बच्चे बनाएंगे। ये निर्णय है बस, क्योंकि उसमें दोनों का फायदा है। 50% मां से मिल जाएगा, 50% पिता से मिल जाएगा, बच्चा तैयार हो गया, दोनों के जीन बढ़ रहे हैं। संघर्ष कहां आएगा? संघर्ष आएगा कि दोनों ही जीव तो अपने जीन्स बढ़ाना चाहते हैं और जीन्स बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने के लिए संघर्ष ये है कि जो बच्चा कर दिया है उसको पालेगा कौन, उसके ऊपर ध्यान कौन लगाएगा, उसको इतना उस पे अपनी एनर्जी, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट इतनी कौन खर्च करेगा कि वो बड़ा हो जाए। क्योंकि फायदा तो इसमें है कि आप बस अपने बच्चे बनाते रहिए और आपके जीन्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। कछुए यही करते हैं, एक बार में 1000 अंडे देते हैं, बाद में ध्यान तक नहीं देते कि ये इनमें से कितने जिंदा रहेंगे। जो जिंदा बच गया वो आगे बढ़ाएगा। चिड़ियों में ऐसा नहीं है, मनुष्यों में ऐसा नहीं है, मैमल्स में ऐसा नहीं है, यहां तक कि कछुओं में भी ऐसा नहीं। प्रजनन करने के लिए मादा हर किसी को अलाउ नहीं करती है। दूसरा जो नर है वो प्रॉपर अपने कुछ पैरामीटर्स होंगे उसके, उस पे खरा उतरेगा तभी उसे मौका मिलेगा। लेकिन संघर्ष तो फिर भी है ही। मां ये चाहती है कि यार वो एक और संतान तुरंत बना दे और ये जो भी पैदा किया इसे दूसरा कोई देख ले। पिता ये चाहता है कि यार हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अपने स्पर्म दे दिए, अब चलो दूसरा ढूंढो। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो प्राणी जगत का यही है ना कि मल्टीप्लाई करो अपने आप को। तो इसी को आगे बढ़ाता हुआ, इसको और समझाता हुआ, इस पे और रोशनी और तर्क वितर्क करने का वाला एक चैप्टर है द सेल्फिश जीन में, बैटल ऑफ सेक्सेस। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, पहले मैं वही बोलूंगा। अभी तक हमने बात की उस संघर्ष की, स्वार्थ की, परोपकार की, जो संबंधियों के बीच होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच, भाई बहनों के बीच,
मतलब ये माँ बाप, और पिछले चैप्टर में देखा था कि भाई बहन एक दूसरे से संघर्ष में रहते हैं कि मुझे ज्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट मिल जाए। माँ बाप ये संघर्ष में रहते हैं कि कम पेरेंटल इन्वेस्टमेंट के साथ बच्चे बड़े हो जाएं ताकि उन्हें और ज्यादा बच्चे करने का मौका मिले। अब बात करेंगे उन अनजान जीवों के, वही जो मैंने अभी बताया, उन अनजान जीवों के बीच के संघर्ष की जो एक दूसरे के संबंधी हैं ही नहीं, किंतु प्रजनन करते हैं और उनकी संतानों में उनके 50-50% जीन होते हैं। नर और मादा के इस संबंध पर प्रकाश डालता यह अध्याय शुरुआत ही मतलब इस अध्याय की शुरुआत ही इस चर्चा से होती है कि नर और मादा क्या होते हैं। क्या सिर्फ लिंग के होने से कोई नर होता है, मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है क्या उसके होने से ही कोई एक नर होगा, या फिर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है योनि उसके होने से ही एक मादा कहलाई जाएगी? क्यों ये बात क्यों उठती? अब इसको जो आजकल का वो चल रहा है जेंडर, उसमें मत लीजिए, यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राणी जगत में ऐसे भी जीव हैं जिनमें नर और मादा एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे मेरी दाढ़ी है, मेरी पत्नी की दाढ़ी नहीं है, ऐसे बहुत से जानवर होते हैं। आप गाय भैंसों में देखेंगे कि भैंसा बहुत बड़ा होगा, सांड बहुत बड़ा होगा, गाय छोटी होगी। शेरों में भी होता है, अधिकतर स्तनपायी जीवों में ये होता है, कुछ ना कुछ नर और मादा के बीच में अंतर होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें वाकई में कोई अंतर नहीं होता है। तो क्या सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स के होने से ही किसी को नर और मादा ठहराया जा सकता है? क्या सिर्फ लिंग के होने से कोई नर होता है और बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता से कोई मादा? मैमल की यह विशेषताएं अन्य जीवों में नर और मादा की पहचान के लिए काफी नहीं है। इसके लिए एक नई पहचान बनाई गई, साइंटिस्ट ने एक नई पहचान बनाई, और वो कि साइज ऑफ सेक्स सेल्स, जिनको गैमेट्स भी कहते हैं। मतलब सेक्स सेल्स को गैमेट कहते हैं, और गैमेट के साइज से हम डिफाइन करेंगे कि नर कौन है और मादा कौन है। नर के गैमेट साइज में छोटे होंगे और मात्रा में ज्यादा होंगे। मादा के गैमेट साइज में बड़े होंगे, जिसे हम लोग एग भी कहते हैं। तो एग हमेशा बड़ा होगा और साइज में कम, और कौन संख्या में कम होगा मादा के अंदर। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें अलग अलग गैमेट होते ही नहीं, मतलब अलग अलग सेक्स सेल्स नहीं होते हैं। उसमें उन जीवों में एक जीव नर भी है और मादा भी है। तो दो जीव एक दूसरे के साथ मिल के बच्चे बना सकते हैं, और कभी ऐसा होगा कि किसी का मेल पार्ट यूज कर लिया गया, क्या किसी का फीमेल पार्ट यूज कर लिया गया। तो इन्हें आइसोगेमेट्स जीव कहते हैं। ये आइसोगेमेट्स होते हैं जहां पे सेक्स सेल्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब ऐसे जीव हैं तो क्या यही तो हमारे प्राचीन जीव नहीं है, कि सब शुरुआत में यही होंगे और उनके अंदर फिर चेंज आया होगा जिससे कि नर और मादा हो गए। शुरुआत में सभी आइसोगेमेट्स होंगे, क्योंकि आइसोगेमेट्स होना बहुत आसान, एक ही जैसे सेक्स सेल्स दोनों में है, दोनों लोग किसी के साथ भी प्रजनन कर लें और नए बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी ही तो चाहिए। उसके लिए ये जेंडर होने की क्या जरूरत है? तो तर्क ये दिया जा रहा है कि एक समय पे सभी आइसोगेमेट्स होंगे। इन 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 प्रजातियों में ऐसी प्रजातियां जो सब पूरी तौर पर आइसोगेमेटिक होंगी, इनमें कुछ बदलाव आए होंगे जिसमें कुछ आइसोगेमेट्स बड़े हो गए होंगे। ठीक है, बड़े होने के कारण वो शिथिल हो गए होंगे। भाई जैसे बड़े होने से फायदा क्या? पहला कि भाई अगर आपका जो एग सेल है या सेल बड़ा है तो जाहिर सी बात उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। जो उसके अंदर बच्चा पनपेगा वो उसकी चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे कि वो और आगे बढ़ के मतलब खुद मजबूत बच्चा बने। तो बड़े आइसोगेमेट होने का, गैमेट सेल होने का बहुत फायदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बड़ा होना। तो शुरुआत में जब सेम है सारे तो उसमें कुछ बड़े हो गए, माइंड इट, अभी भी नर मादा नहीं हुए, अभी वो सिर्फ साइज में बड़े हुए। फिर इसी में क्योंकि वो बड़े हो गए हैं तो वो हिलना डुलना उनका बंद हो गया है, मूवमेंट बंद हो गया। जैसे जहां पे है वहां पे है, जब साइज बड़ा है तो आगे तैर भी नहीं पा रहे हैं, जिस लिक्विड में तैर रहे हैं वो उसे हिला ही नहीं पा रहा है। यही चीज फिर आप अगर इसमें ये जोड़ लें कि हो सकता है कि कुछ छोटे हो गए होंगे,
छोटे होने के कारण वो मूवमेंट आसानी से कर सके होंगे। आसानी से मूवमेंट के कारण वो उन बड़े सेल्स को ढूंढ पाएंगे जो कि आमतौर पर छोटे, अगर सभी एक साइज के हैं तो सब एक जैसे, लेकिन अगर एक छोटा है और बहुत जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा है, एक बड़ा है, तो वो जो छोटा वाला वो बड़े को ढूंढ लेगा। बड़ा अपने से ये फेरोमोन्स भी छोड़ सकता है, कुछ सिग्नल, केमिकल सिग्नल्स भी छोड़ सकता है कि देखो मैं यहां पे हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिंगल गैमेट से डबल गैमेट्स की शुरुआत कुछ ऐसी ही रही होगी कि शुरुआती वेरिएशन में कुछ बड़े हो गए होंगे, कुछ छोटे हो गए होंगे। उनको फायदा ये मिला कि चूंकि वो बड़े हैं और जब छोटा वाला उसमें गया तो उसने जेनेटिक डाइवर्सिटी तो पूरी दे दी, लेकिन वो एग सेल बड़ा था तो उसमें जो बच्चा निकला वो बहुत सुदृढ़ निकला। उस बच्चे को बड़ा होके फिर अपने अंदर अपने बच्चे बनाने में ज्यादा मदद मिल गई, क्योंकि वो शुरुआत से ही उसे ज्यादा पोषण मिला। और यही रीजन हो सकता है कि ये जेंडर बेस्ड जीवों का एवोल्यूशन हो। सब स्पेकुलेशन, कोई देखने तो गया नहीं, कोई ऐसे घुमा के पीछे तो हम देख ही नहीं सकते क्या हुआ होगा, तो है तो स्पेकुलेशन, लेकिन प्लॉजिबल, संभावित है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको तर्क वितर्क से आप इसमें कुछ कुछ काट छाट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में। तो नर और मादा की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई होगी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अलग अलग लिंगों की शुरुआत आइसोगेमी से हुई होगी। कुछ आइसोगेमेट्स में बड़े सेक्स सेल पाए जाते होंगे जो कि इवॉल्व होकर मादा बन गए, और जो आइसोगेमेट छोटे होते होंगे वे ढूंढकर ऐसे पार्टनर चुनते होंगे जो बड़े सेक्स सेल वाले हों। मतलब वो जीव, जैसे एक जीन ने एक अपने लिए सर्वाइवल मशीन बनाई, मतलब शरीर बनाया जिसमें छोटे सेक्स सेल है, नर बनाया, और फिर एक जीन ने अपने अंदर बड़े एग सेल बनाए। अब बड़े एक्सेल वाला कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा ढूंढने, वो छोटा वाला मुझे ढूंढता हुआ आएगा। तो उसने अपने आप को चेंज किया, उसके अंदर ऐसे डिजायरेबल फीचर्स आए जो नर को पसंद आएंगे। नर को पसंद आने का मतलब है वो अट्रैक्ट होगा उस तरफ। तो एवोल्यूशन ने फिर धीरे धीरे आज हमें मोर और मोरनी जैसे विभिन्न, मतलब बिल्कुल विचित्र नर और मादा दे दिए, और मानव और मानवीय, मनुष्य और स्त्री, मानव और स्त्री जैसे दे दिए जो बिल्कुल अलग दिखते हैं एक जैसे, लेकिन आप पता कर लोगे अरे यार ये तो दूसरा जेंडर है, इसी स्पीशीज का दूसरा जेंडर है। तो आगे मैं पढ़ता हूं, अब मैंने वही चीज बताई, देखिए। आरडी ने इसको बहुत रोचक ढंग से समझाया है। अब मैं कम बता रहा हूं, मैं यहाँ पे, बहुत बड़ा है इस चैप्टर में, काफी कुछ डिटेल में बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ दो प्रश्न खड़े होते हैं कि मेल गैमेट संख्या में फीमेल गैमेट से कहीं अधिक क्यों होते हैं। मतलब स्पर्म सेल, सभी को मालूम होगा स्पर्म सेल हमेशा ज्यादा होते हैं और एग सेल्स हमेशा कम होते हैं, और इनको बनाने वाले मेल संख्या में मादा के बराबर ही रहते हैं। वो क्यों भाई? अगर एक मेल ऑलमोस्ट पूरी स्पीशीज अपने दम पे बना सकता है, जब वो मिलियन स्पर्म एक बार में बना सकता है, तो तो पूरी स्पीशीज ही बना लेगा अपने आप। तो फिर ऐसा क्यों कि फीमेल और मेल का रेशियो लगभग बराबर ही रहता है? ऐसा कैसे है कि पॉपुलेशन अपने आप को इस तरीके के 50-50 रेशियो पे स्टेबलाइज कर लेती है? और ऐसा क्यों नहीं होता कि 1000 मेल हो, 1000 फीमेल हो और 10 मेल हो? है भाई, ऐसा क्यों नहीं होता कि मेल इतने कम हो जाए और फीमेल ज्यादा हो जाए? ऐसा तो नहीं है। देखने में तो यही आया कि 50% मेल होते हैं, 50% फीमेल होते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न क्या था कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से ज्यादा क्यों होते हैं संख्या में? पहले प्रश्न का उत्तर सिर्फ प्रोबेबिलिटी से दिया जा सकता है। ऐसा हुआ होगा कि जब एक गैमेट बड़े होने लगे तो वे स्थिर रहना पसंद करते थे, जिसकी वजह से छोटे गैमेट जो थे वो एजाइल हो गए ताकि बड़े बड़े गैमेट को ढूंढ सकें। और यही व्यवस्था विकसित होते हुए आज का रूप ले लेती है, जिसमें नर और मादा इतने भिन्न दिखते हैं। क्योंकि मादा गैमेट बड़े होते हैं, उन्हें बनाने में ऊर्जा अधिक खर्च होती है, तो वह संख्या में कम हो गए। अब ऐसा है कि क्योंकि एक फीमेल का एग इतना इतना प्रेशियस है कि वो सबको नहीं दे सकती, तो मेल ने अगर एक स्पर्म मेल छोड़ेगा ताकि वो फर्टिलाइज करे एग को, और
भाई सेक्सुअल एक्ट तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। तो एक, मान लो उस दौरान फीमेल ने और 2-3 लोगों के साथ भी सेक्स किया, तो वही एक स्पर्म सबने छोड़े। अब पता चला, पहली बात तो जो फिलोपियन जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब में पता चला वो एक सेल जैसी तैसी रह गई, वो जा ही नहीं पाई वहां तक। तो कम से कम कुछ तो 1000 सेल तो चाहिए ही होंगे। वो भी काम नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेल हैं उसमें, तो वो सब कॉम्पीट कर रहे हैं। आधे से ज्यादा को तो फीमेल का वही मार देगा, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम मार देगा कि ये क्या बाहर से आ गया है, इसको हटाओ सबको। तो इसलिए मेल्स ने एक बार में इतने सेल, इतने स्पर्म सेल देना उचित समझा, इवोल्यूशन हुआ कि भाई कोई एक तो चला जाएगा। आज भी सिर्फ एक से बात बनती है। जोड़े हैं जो कई साल तक प्रयास करते रहते हैं, को नहीं होता उनके बच्चा, जबकि हर बार जितनी बार भी सेक्स करेंगे हो सकता है कि मेल्स मिलियन स्पर्म्स अंदर छोड़ देते हो फीमेल के, लेकिन एक बार भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो मेल सेल्स को ज्यादा होने की आवश्यकता ही है, क्योंकि फीमेल सेल बिल्कुल एजिलिटी नहीं दिखाता है। एग वहीं रखा हुआ है, वो कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा है। तो जब किसी चीज को खोजना है, तो अगर एक ढूंढेगा और लाख ढूंढेंगे, सोचिए कौन जल्दी ढूंढ लेगा। हमने ये बात, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब पर इस हिसाब से तो नर बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि एक नर बहुत सारे गैमेट बनाने में सक्षम है। यहां पर यह समझना आवश्यक है कि ऐसा हुआ होगा कि किसी समय कोई प्रजाति में नर कम कर दिया। अब देखिए, हम हर चीज आज के हिसाब से बहुत आसानी से बता सकते हैं। आज सब बराबर है, विच मीन्स कि ये एक एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी है, और एक समय में किसी प्रजाति ने वाकई में नर कम कर दिए होंगे, तो वो जिंदा ही नहीं रह पाई। आज हमारे में नर 50-50% जिंदा इसीलिए हैं, इंसानों की मैं बात कर रहा हूं, जिन जिन प्रजातियों में नर बराबर की संख्या में होते हैं, वो इसीलिए जिंदा है क्योंकि वही एवोल्यूशनरीली स्टेबल स्ट्रेटजी है। अगर कम हो जाएंगे, जैसे फीमेल कम हो गई तो दिक्कत है, नर कम हो गए तो दिक्कत है। वहीं पे दूसरे मैमल्स, घोड़े, बैल और भैंसे, एलिफेंट्स, इनमें नर कम होते हैं, क्योंकि एक नर बहुत हरम रखता है, पूरा पूरा 50-50 हाथ, मतलब नादाओं का। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आज दिख रहा है, उससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 50-50% क्यों। जिन प्रजातियों में मेल 50% है पॉपुलेशन के, उनमें वो स्टेबल है, इसीलिए। अगर वो कम हो जाएंगे तो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। देखिए, अगर नर बच्चे बनना कम हो जाए, तो प्रजाति ज्यादा नर बच्चे करने की कोशिश करना चाहेगी, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। यही बात मादा बच्चों पर भी सही साबित होती है। मतलब नर बच्चे कम हो गए तो अचानक से एवोल्यूशन नर बच्चों को बनाने लग जाएगा, मादा कम होगी तो वो ऐसे कर, ये अपने आप ही होने लगेगा। और ये घड़ी के पेंडुलम की तरह बिल्कुल इधर से उधर स्विंग होते होते बिल्कुल एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कि ये 50 ये है, 50 वो है। इक्विलिब्रियम क्या है? जरूरी नहीं कि 50-50 इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम वो होगा जो कि एवोल्यूशनरी स्टेबल होगा, मतलब उससे बार बार प्रोपोगेशन किया जा सकता है आपकी स्पीशीज का। मुझे यहाँ आरडी की एक बात सही नहीं लगती कि वह अपनी पुस्तक में परभक्षण, प्रिडेशन को एसेस का कारक नहीं समझते। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो प्रिडेशन को कभी भी नहीं मानते। और मैं सिर्फ प्रिडेशन से ये नहीं कहता कोई मार के खा गया, सिर्फ मार के खाने से जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एक स्पीशीज में आता है वो बहुत अलग होता है। आपके सोचने, इंसानों को कोई दुश्मन नहीं इस समय, सारे भेड़िए और जानवर, बाघ हमने मार दिए, लेकिन एक समय में हमारी पॉपुलेशन का कंट्रोल इन जानवरों के हाथ में भी होता होगा। आरडी इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। रिचर्ड डॉकिंस नहीं इस पे बात नहीं करते कि प्रेडेशन किस हद तक एवोल्यूशन ईएसएस पे प्रभाव डालता है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि इस पे और ज्यादा बात होनी चाहिए, और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए इस पर। नर और मादा बच्चों की संख्या पर परभक्षण का भी असर पड़ता होगा। एक तनिक सी साइड इन्फो दे देते हैं हम, जो आरडी ने दी है, रिचर्ड डॉकिंस ने, कि सेक्स लिमिटेड जीन इफेक्ट्स, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि सेक्स लिमिटेड जीन इफेक्ट्स मतलब मां है, मां के अंदर मेल बच्चे का पीनस का साइज क्या होगा,
इसके जीन हैं उसके अंदर, उसको जरूरत नहीं है जीन्स की, लेकिन वो उसके अंदर इसलिए है कि अगर वो एक नर बच्चे को जनेगी तो उसके जरिए उसके पीनस का साइज डिसाइड होगा कि भाई ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हें दी जा रही। ऐसे ही मेरे अंदर अगर मेरी कोई लड़की होगी तो उसको मैं ऐसी चीजें दूंगा जो सिर्फ लड़कियों के ही काम आती है, लेकिन वो मेरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। अब ओके, काफी आ गए हम लोग आगे लेकिन बड़ा लंबा हो गया थोड़ा ये। इसके बाद आरडी वापस आते हैं अध्याय पे, चलो साइड इंफॉर्मेशन देने के बाद, कि माँ बाप इस सहमति पर तो होते हैं कि बच्चे करने हैं, किंतु असहमति इस बात की है कि संघर्ष कौन करेगा, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा खर्च होगा। यह बात सोचने योग्य है कि मादा ने पहले से ही अधिक भागीदारी कर रखी है, क्योंकि एक्सेल स्पर्म सेल से बड़े होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट मादा का पहले ही बड़ा हो गया। माँ ने पहले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, इसलिए माँ के ऊपर पालन का भार भी ज्यादा होता है। अगर ये बात है तो फिर कुछ प्रजाति में नर पिता बनकर बच्चों को बड़ा करने में योगदान क्यों देते हैं? छोड़ दे, माँ को छोड़ दे। करते हैं ऐसे बहुत से जीव ऐसे हैं जो बच्चा पैदा किया, शेर ही ऐसा करता है, मादा बड़ा करती है। हाथी कभी मदद नहीं करता, ठीक है। चिड़ियों में ऐसा होता है कि चिड़िया पूरी मदद करती हैं क्योंकि हर जाति की नर ऐसा नहीं करती। लेकिन कुछ प्रजाति के नर का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि वह संतान को उतना बड़ा कर देते हैं कि वह अपना भरण पोषण और प्रजनन कर सके, मतलब संतान को इतना बड़ा कर दिया कि वो खुद बड़ा होकर आगे बच्चे बना सके। इसमें नर को अपने जीन बचाने का मौका मिल जाता है। यह बिहेवियर इस वजह से इवॉल्व हुआ होगा कि दूसरे नर बच्चों को मार देते हो, मतलब अगर मेरे बच्चे हुए और मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं, कि ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो पता चला कि कुछ महीने के बाद एक दूसरे नर ने आके उसे मार दिया, क्योंकि मादा को खाली चाहिए। मादा जब तक आपके बच्चा बड़ा हो रहा है तब तक वो दूसरा बड़ा ही नहीं करेगी, तो उसमें दूसरों ने आके मार दिया ताकि अब वो अपने बच्चे बड़े कर सके। इसलिए नरों का साथ में रहना बहुत आवश्यक है कि जो प्रोटेक्शन मिलती है दूसरे नरों से, परभक्षियों से, वो एक व्यक्ति कैसे कर पाएगा, एक माँ कैसे कर पाएगी? अगर 5 बच्चे हैं तो एक व्यक्ति कैसे उनको बचाएगा? हाँ, 2 होंगे तो बचा ले जाएंगे। यह बात समझिए, अगर संतान के बड़े होकर प्रजनन करने की स्थिति नहीं होगी तो वह बिहेवियर एवोल्यूशन के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी ऐसे बिहेवियर से वो रिजल्ट आ रहे हैं कि बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे, वो अपने बच्चे आगे बना ही नहीं रहे, तो ये जान लीजिए एवोल्यूशन उस बिहेवियर को सजा देगा और नष्ट कर देगा। उन सबको यहाँ, अच्छा हाँ, इन्होंने रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत सारे रीजन बताए हैं जो कि भाई 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं, मैं खुद भी नहीं बोल पाऊंगा। तो किताब पढ़ने में भलाई, वो बता रहे हैं सारे सारे रीजन, हम तो यहाँ पे समरी बता रहे हैं चैप्टर की। संतान की उत्पत्ति में पलड़ा तो मादा का ही भारी होता है। अलग अलग प्रजाति की मादाओं ने नरों में वफादारी पहचानने के तरीके कुछ कुछ अपनाए हैं। इनमें से एक बिहेवियर है कोर्टशिप पीरियड को लंबा कर देना। कोर्टशिप पीरियड को लंबा कर देना मतलब मादा तब तक प्रजनन नहीं करेगी जब तक वो जानवर दिनों तक पीछा करता रहे, लड़े दूसरे जानवरों से, जब तक माँ को पूरा इंटेंशन क्लियर ना हो जाए कि नहीं यही सही है। ये एक बिहेवियर का पता लगाने का तरीका है कि नर ठीक है या नहीं। इन्हीं प्रजातियों में मादाएं जरूरत से ज्यादा लंबे या फिर सजीले नर पसंद करती हैं, जैसे मोर या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। जैसे मोरनी को देख लो और मोर को देख लो, लगेगा कि मोरनी तो कुछ बिल्कुल मुर्गी जैसी लगती है, मोर अपना बिल्कुल छटाएं बिखेर रहे हैं। तो क्यों है? क्योंकि मोर ये दिखाना चाहता है कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपने अंदर कमियां लाकर, क्योंकि उसकी पूंछ एक कमी है, उड़ नहीं पा रहा उसकी वजह से, उसको शेर पकड़ लेगा, उसे दूसरे जानवर पकड़ लेंगे, लेकिन उसको दिखाना चाहता है मादा को कि देखो मैंने अपने अंदर कमी लाया हूं, इतना मजबूत हूं मैं कि इस कमी के बावजूद भी मैं जिंदा हूं अभी तक, इसलिए तुम मुझे चुनो, है ना।
नर और मादा के इस संघर्ष में मादा हमेशा नर से उतना खर्च करवा लेती है जितना उसके खर्च को जायज ठहराता है। मतलब क्योंकि मादा पहले से ही एक बड़े एक्सेल के साथ आई है, तो वो नर से उतना तो खर्च करवा ही लेगी। बहुत से नर आपस में लड़ेंगे, खूना खच्चर कर लेंगे अपना। कट घाव हो जाने का मतलब है इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मौत हो सकती है। रिस्क लेता है नर, क्यों लेता है? क्योंकि माँ ने पहले ही इतना रिस्क ले रखा है, तो वहां तक लाने के लिए कि मेरे रिस्क के बराबर तो आ जाओ, तो ये सारे बिहेवियर मादाएं रखती हैं कि भाई अच्छा पहले लड़ाई करो, जरा दिखाओ देखे तुम क्या हो, तब हम तुम्हें देंगे मौका। इसमें दो तरीके की स्ट्रेटजी और बताई गई, एक हीमैन स्ट्रेटजी और एक डोमेस्टिक ब्लिस स्ट्रेटजी। हीमैन रणनीति में मादाएं बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं पूरी तौर पर, और सिर्फ उस नर के साथ प्रजनन करती हैं जिससे सर्वोत्तम जीन मिल सके, और अधिकतर स्तनपायी यही करते हैं। मतलब क्या कि नर कंपटीशन करेंगे, लड़ाई झगड़ा मार तोड़ बिल्कुल, और फिर एक छत्र राज हो जाएगा उनका कि अब मैं जीत गया हूं, मैं करूंगा। मादाएं वेट करती हैं इसका। सिंहों में ऐसा देखा गया है, बहुत से दूसरे जो है क्या कहते हैं प्रेडेटर्स में ऐसा देखा गया है कि भाई मादाएं कहती पहले तुम लड़ो, दिखाओ ताकत अपनी, फिर मौका मिलेगा, उसके बाद बच्चे मैं बड़े कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो ये एक ह्यूमन स्ट्रेटजी है। दूसरी रणनीति है डोमेस्टिक ब्लिस। डोमेस्टिक ब्लिस रणनीति में मादाएं नरों को वफादार और पालतू बनाने के चिन्ह पहचानती हैं। मतलब अगर नर में मादा को ये दिख रहा है कि ये वफादार रहेगा, थोड़ा सा टेम बन के रहेगा, एक बार बच्चे हो गए तो इधर उधर नहीं भागेगा, इसके चिन्ह ढूंढती हैं, पहचानने की कोशिश करती हैं। जिन प्रजातियों में मादाएं हीमैन वाली रणनीति अपनाती हैं, उनमें यह देखा गया है कि नर अक्सर भड़काऊ रंग के होते हैं या फिर वह अधिक शक्तिशाली होंगे। उनमें कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसकी वजह से मादा उनको पसंद करे, और वही खासियत उनकी दिक्कत भी बन जाती है, जिससे कि परवक्षण आसान हो जाता है, जैसे मोर की पूंछ। मानवों में मादाओं ने डोमेस्टिक ब्लिस रणनीति अपनाई है, किंतु इसमें बहुत से अपवाद हैं। मानव में मादा हमेशा डोमेस्टिक ब्लिस देखती है, चिन्ह देखती कि भाई ये वफादार रहेगा या नहीं, मेरे साथ देगा नहीं, क्योंकि मानवों में बच्चे को बड़ा करना बहुत बड़ा काम होता है, मिल के कर पाओगे आप ऐसे 15-16 साल तक तो बच्चे को ध्यान ही रखना पड़ता है, तो वो काम नहीं किया जा सकता। मानव अगर ऐसे भागेंगे इधर उधर तो बच्चे तो क्या ही होंगे। तो हमारे फीमेल जो है वो डोमेस्टिक ब्लिस रणनीति पे चलती है, किंतु इसमें बहुत से अपवाद हैं। अपवाद मतलब इसमें बहुत से कॉन्ट्रेरी वो भी है कि जो बिलीफ है कॉन्ट्रेरी उसके भी ठीक कहीं हुए हैं, क्योंकि मानव जीन के अधीन न होकर अपने कल्चर के अधीन है। मतलब हम लोग जीनेटिक बिहेवियर के अधीन नहीं है, हम लोग अब कल्चरल बिहेवियर के अधीन हो गए। अंत में बस एक और बात, मादाएं सहवास करने में अधिक आनाकानी करती हैं। बिल्कुल सही है। मादाएं जो है बहुत दिक्कत, वो नहीं उतना जाएंगी, उनका मन भी नहीं करेगा उतना है। इसके पीछे भी एक रीजन, एवोल्यूशनरी रीजन है, और रीजन ये है कि वो चाहती हैं कि इंटर स्पीशीज वो ना हो जाए प्रजनन। मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो बहुत करीब की हैं प्रजनन हो सकता है, लेकिन जो बच्चे होंगे वो आगे प्रजनन नहीं कर सकेंगे। जैसे बाघ और शेर, गधा और घोड़ा, और मानव ने तो अपने बाकी भाई भतीजे भाई बहन सब मार दिए, तो वरना हमारे भी कुछ ऐसे होंगे होमोसेपियंस के जैसे दूसरे स्पीशीज वाले, जो कि अगर आपस में बच्चे बना ले तो वो आगे बच्चे नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मादा जो है वो सेक्स करने में सबसे ज्यादा टाइम लेती है, नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो ये सब छांट रही थी। इंटर स्पीशीज बिल्कुल जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे मेरी स्पीशीज का है, बच्चे बनेंगे ही बनेंगे। इससे एक और फायदा होता है, इंसेस्टुअल सेक्स बच जाता है। अगर मादाएं आतुर रहेंगी सेक्स के लिए तो इंसेस्टुअल सेक्स भी जीवों में बढ़ जाएगा, और अगेन उसका नुकसान ये कि आगे बच्चे जो है वो विफल रहेंगे, वो आगे बच्चे नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वही जेनेटिक लॉस। और जीन्स कभी मरना नहीं चाहता भैया, सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है जीन्स, मरना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, यही था अभी तक का।
और मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत बढ़िया चैप्टर था। मुझे थोड़ा टाइम लगता है ये सब पढ़ के बताने में, क्योंकि ये इसको पढ़ना बहुत वैसा काम है, मतलब पढ़ो फिर समझो फिर लिखो। और मैंने अपने सर पे ले लिया है कि मैं हर चैप्टर का बनाऊंगा, तो अब ये भी मन नहीं करता कि जल्दबाजी वाला कुछ बना दिया जाए। बीच में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये मेरी नॉवेल है संक्रामक, जिसको मैंने लिखा है। पतली सी छोटी सी बढ़िया हॉरर नॉवेल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहें तो प्लीज इसे खरीदिएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग पोस्ट भी करें और मुझे टैग करें बुकवर्म एट 1984, ये इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। और बताएं कि मेरी नॉवेल कैसी लगी, प्लीज पढ़िएगा जरूर। और इसी के साथ मैं आज का ये एनालिसिस चैप्टर 9 की पूरी करता हूँ। अब नए चैप्टर में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।